उस दिन सब रो रहे थे। मां चली गई थी। घर भरा था, शोर था, दुख था। बस वो नहीं रो रही थी। लोगों ने उसे मजबूत कहा, किसी ने पत्थर दिल कहा, किसी ने कहा इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर आंसू आना ही बंद हो जाए तो वो उस दर्द को कैसे जीती है। ये कहानी है उस लड़की की जिसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन दिल हर दिन टूटता था। ये कहानी है उस दर्द की जो दिखता नहीं पर इंसान को अंदर से चुपचाप मार देता है। अगर आपने भी कभी सबके सामने मजबूत बनकर अकेले में टूटना सीखा है तो ये कहानी आपकी है। वो लड़की जो रो नहीं सकती। एक बात दोस्तों आपसे शेयर करनी थी। मैं दिन में काम और रातें आपकी नींद को सुकून देने में बिता देता हूं। कई बार थक जाता हूं पर रुकता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी कहानियां आपको कुछ पल के लिए ही सही अपनी चिंता भूलने में मदद करती हैं। अगर मेरी कहानियां आपके दिल को जरा सी भी छू जाती हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अनाया को बचपन से ये एहसास था कि दुनिया दुख को आंसुओं से मापती है। अगर कोई रोता है तो लोग उसे गले लगाते हैं, उसके दर्द को सच मानते हैं और चुपचाप उसके पास बैठ जाते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं रोता तो लोग मान लेते हैं कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा। अनाया की समस्या यही थी, उसे बहुत फर्क पड़ता था। इतना कि उसका सीना भारी हो जाता था, सांस लेना मुश्किल लगता था, लेकिन उसकी आंखें कभी साथ नहीं देती थीं। वे सूखी रहती थीं, जैसे उन्होंने रोना ही भूल लिया हो। पहली बार ये बात तब सबके सामने आई जब वो 8 साल की थी। स्कूल के मैदान में खेलते समय उसकी दोस्त मीरा गिर पड़ी थी। उसका घुटना बुरी तरह छिल गया था, खून बह रहा था और बच्चे डर के मारे रोने लगे थे। टीचर भागती हुई आई थीं। किसी ने पानी लाने को कहा, कोई रोते रोते चिल्ला रहा था। उस शोर के बीच अनाया बस खड़ी थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पेट में अजीब सी मरोड़ थी, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। एक टीचर ने उसे झकझोरते हुए कहा था, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अनाया ने सिर हिलाया था, क्योंकि डर उसे सच में लग रहा था। तो रो क्यों नहीं रही? इस सवाल का जवाब उसके पास तब भी नहीं था और आज भी नहीं। घर लौटने पर उसकी मां नीलिमा ने उसे अपने पास बैठाया था। मां की आंखों में हमेशा एक थकान रहती थी, जैसे वो बहुत कुछ सह चुकी हों। अनाया ने उनसे पूछा था, मां, क्या रोना जरूरी होता है? नीलिमा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर धीमे से कहा था, रोना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकना भी ठीक नहीं। अनाया उस वाक्य को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, पर उसने मां की आवाज में छुपा दर्द महसूस किया था। नीलिमा अक्सर बीमार रहती थी। अनाया ने बहुत छोटी उम्र में अस्पतालों की सफेद दीवारें, दवाइयों की कड़वी गंध और मशीनों की लगातार आती जाती आवाजें देख ली थीं। कई रातें उसने मां के बिस्तर के पास बैठकर गुजारी थीं, उनकी सांसों को गिनते हुए। हर सांस के साथ उसे डर लगता था कि कहीं ये आखिरी ना हो। उन रातों में वो रोना चाहती थी, सच में रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें सूखी रहती थीं। उसका दर्द कहीं अंदर ही फंस जाता था। जब अनाया 17 साल की हुई तो उसकी मां की बीमारी ने उसे जीत लिया। उस दिन घर में अजीब सी शांति थी। लोग आ जा रहे थे, कोई रो रहा था, कोई चुप था, और अनाया को लग रहा था जैसे वो सब कुछ बाहर से देख रही हो। शमशान में आग जल रही थी, धुआं आसमान में उठ रहा था और लोग विलाप कर रहे थे। सबकी नजरें बार बार अनाया पर जाती थीं। वे इंतजार कर रहे थे, एक टूटने का, एक रोने का, एक चीख का। लेकिन अनाया बस खड़ी रही। उसका शरीर सुन्न था और दिल में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन था। उस दिन किसी ने धीमे से कहा था, बेटी को ज्यादा लगाव नहीं रहा होगा। वो वाक्य अनाया के भीतर कहीं गहरे धंस गया था। वो चीखना चाहती थी कि ऐसा नहीं है, कि वो अंदर से बिखर रही है, लेकिन उसकी आवाज भी उसकी आंखों की तरह साथ नहीं दे रही थी। वो चुप रही, क्योंकि चुप रहना उसने बहुत पहले सीख लिया था। मां के जाने के बाद अनाया की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखने लगी। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, लोगों से हंसकर बात की, लेकिन हर रात जब वो अकेली होती तो उसे लगता जैसे उसके अंदर कुछ जमा हो रहा है। हर वो पल जब उसे रोना चाहिए था लेकिन वो नहीं रो पाई, हर वो शब्द जो वो कह नहीं पाई, सब एक भारी बोझ बनकर उसके भीतर रहता। कई बार वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, बस एक बार रो लो, लेकिन आईना उसकी सूखी आंखों को ही लौटा देता। मां के जाने के बाद समय अनाया के लिए अजीब तरह से बहने लगा था।
दिन सामान्य लगते थे, सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से बात करना, मुस्कुराना। लेकिन रातें लंबी और भारी होती थीं। जैसे ही वो अकेली होती, कमरे की खामोशी उसे घेर लेती। उस खामोशी में उसे अपने भीतर जमा शोर सुनाई देता था। ये कोई आवाज नहीं थी, बल्कि यादों, अधूरे जज्बातों और दबे हुए दुखों का बोझ था, जो हर दिन थोड़ा और भारी हो जाता था। नौकरी के पहले महीने में ही लोगों ने उसे बहुत सुलझी हुई कहना शुरू कर दिया था। किसी मीटिंग में तनाव होता, कोई डेडलाइन छूट जाती, कोई ऊंची आवाज में बात करता, अनाया शांत रहती। न गुस्सा, न आंसू, न घबराहट। उसके बॉस को यह पसंद था, सहकर्मियों को हैरानी होती थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी इस शांति के पीछे कितनी थकान छुपी है। वो हर दिन खुद को समझाती कि यही जिंदगी है, यही बड़ा होना है और शायद यही मजबूती है। लेकिन मजबूती का ये बोझ धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगा। कभी कभी बस स्टॉप पर खड़े खड़े लोगों को आते जाते देखती हुई उसे अचानक ऐसा लगता जैसे वो वहां है ही नहीं, जैसे उसकी देह तो वहां खड़ी है पर उसका मन कहीं और भटक रहा है। उन पलों में उसे अपनी मां की याद सबसे ज्यादा आती। उनकी धीमी आवाज, उनका थका हुआ मुस्कुराना और उनका वो हाथ जो हर डर के बावजूद अनाया के सर पर सुकून से रखा रहता था। एक शाम ऑफिस से लौटते समय बस देर से आई। आसमान में हल्का धुंधलका था, सड़कें भीगी हुई थीं। अनाया ने आसपास देखा, कुछ लोग फोन में खोए थे, कुछ बातें कर रहे थे और कुछ चुपचाप इंतजार कर रहे थे। अचानक उसे लगा कि अगर वो यहां गिर पड़े, टूट जाए, तो शायद कोई पूछेगा भी नहीं कि वो रो क्यों नहीं रही। ये ख्याल उसे डरा गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी चुप्पी उसे अदृश्य बना रही है। घर पहुंचकर उसने अपनी मां की पुरानी अलमारी खोली। ये अलमारी वो महीनों से नहीं खोल पाई थी। उसमें कपड़ों के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। अनाया ने उसे धीरे से खोला। डायरी में उसकी मां के लिखे शब्द थे, बीमारी के दिनों के, डर के, उम्मीद के और ऐसे कई वाक्य जो कभी अनाया से कहे नहीं गए थे। एक पन्ने पर लिखा था, अनाया बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो अपने दर्द को महसूस करना ही ना छोड़ दे। ये पढ़ते ही उसका गला भर आया। उसकी आंखें जलने लगी, लेकिन आंसू फिर भी नहीं आए। उस रात अनाया देर तक उस डायरी को पढ़ती रही। हर पन्ना जैसे उसकी मां की आवाज बन गया था। उसे एहसास हुआ कि मां ने उसके रो ना पाने को कभी कमजोरी नहीं माना था, लेकिन वो ये जरूर समझती थी कि दबा हुआ दर्द एक दिन रास्ता ढूंढ लेता है। अनाया ने डायरी बंद की और अपने सीने पर रख ली, जैसे मां को गले लगा रही हो। उस पल उसे लगा कि अगर वो रो पाती तो शायद मां की गैर मौजूदगी थोड़ी कम चुभती। अगले दिनों में अनाया ने अपने भीतर बदलाव महसूस करना शुरू किया। वो अब भी नहीं रोती थी, लेकिन उसका शरीर छोटे छोटे संकेत देने लगा था। कभी सरदर्द, कभी बिना वजह थकान, कभी अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाना। डॉक्टर ने कहा कि ये तनाव है, आराम की जरूरत है। अनाया ने सिर हिलाया, लेकिन उसे पता था कि ये सिर्फ थकान नहीं थी। ये उन सब भावनाओं का असर था जिन्हें उसने सालों से भीतर बंद कर रखा था। एक दिन ऑफिस में उसकी एक सहकर्मी काव्या ने उससे पूछा, तुम कभी परेशान नहीं होती क्या? ये सवाल सीधा नहीं था, पर अनाया समझ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, होती हूं, बस दिखाती नहीं। काव्या ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर कहा, कभी कभी दिखा देना भी जरूरी होता है। ये बात अनाया के दिमाग में अटक गई। क्या सच में जरूरी होता है? और अगर हां, तो वो दिखाए कैसे, जब उसके पास दिखाने का तरीका ही नहीं है? उस रात उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं और कहीं दूर कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या रो ना पाना उसकी पहचान बन गया है? और अगर हां, तो क्या वो इस पहचान के साथ पूरी जिंदगी जी पाएगी? उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन पहली बार उसने ये स्वीकार किया कि वो मदद चाहती है, भले ही उसे अभी ये नहीं पता था कि वो मदद कहां से आएगी। अनाया ने ये मानने में खुद को कई दिन लगा दिए कि उसे सच में मदद चाहिए। ये स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा खुद को संभालना सीखा था। उसे लगता था कि अगर वो अब भी खड़ी है, काम कर रही है, मुस्कुरा रही है, तो शायद वो ठीक ही है। लेकिन ठीक होना और चलते रहना एक जैसी बातें नहीं थीं। चलते रहना वो जानती थी, ठीक होना उसे कभी सिखाया ही नहीं गया था। काव्या की बात उसके मन में गूंजती रही, कभी कभी दिखा देना भी जरूरी होता है। अनाया ने कई बार सोचा कि वो किसे दिखाए, दोस्तों को, वे उसकी चुप्पी के आदी थे, परिवार को, वहां सवाल ज्यादा थे, समझ कम। अंत में एक शाम उसने अपने फोन पर काउंसलर शब्द टाइप किया। उंगलियां कुछ पल के लिए रुक गईं, जैसे वो खुद को रोक रही हो। फिर उसने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। बटन दबाते ही उसे अजीब सी घबराहट हुई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कदम उठा लिया हो। पहले सेशन के दिन वो तय समय से 10 मिनट पहले पहुंची। कमरा शांत था, दीवारों पर हल्के रंग
और एक कोने में छोटा सा पौधा। उसे वहां बैठकर ऐसा लगा जैसे ये जगह उससे कुछ मांग नहीं रही, ना आंसू न जवाब, बस मौजूद रहना। काउंसलर डॉक्टर मेहरा ने उससे बहुत साधारण सवाल पूछे। कैसी है जिंदगी, काम कैसा है, नींद आती है या नहीं? अनाया ने सबके जवाब दिए, सधे हुए, जैसे वो कोई रिपोर्ट सुना रही हो। फिर डॉक्टर मेहरा ने पूछा, आप रो पाती हैं? ये सवाल सीधा था, लेकिन अनाया के भीतर कुछ हिल गया। उसने सिर हिलाकर ना कहा। कब से? हमेशा से डॉक्टर मेहरा। जवाब दिया। कब से? हमेशा से। अनाया ने जवाब दिया। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर डॉक्टर मेहरा ने कहा, रोना पाना भी एक प्रतिक्रिया होती है। ये सुनकर अनाया को थोड़ी राहत मिली। पहली बार किसी ने इसे अजीब नहीं कहा, दोष नहीं ठहराया। सेशन खत्म होने के बाद अनाया बाहर निकली तो उसे लगा जैसे उसने बहुत कुछ कह दिया हो, बिना सच में कुछ कहे। रास्ते में उसने एक कॉफी शॉप में रुकने का फैसला किया। खिड़की के पास बैठकर उसने लोगों को आते जाते देखा। सबकी अपनी कहानियां थीं, अपने दुख, अपने तरीके। उसे लगा कि शायद रोना भी बस एक तरीका है, और उसने कोई और तरीका चुन लिया था, चाहे अनजाने में ही सही। अगले हफ्तों में वो नियमित सेशन पर जाने लगी। हर बार वो थोड़ा थोड़ा खोलती। मां की बीमारी, शमशान की आग, लोगों की निगाहें। हर बार उसकी आंखें जलती, गला भर आता, लेकिन आंसू फिर भी नहीं आते। डॉक्टर मेहरा ने उसे समझाया कि कुछ लोग दर्द को भीतर जमा कर लेते हैं, क्योंकि कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो सुरक्षित महसूस कर सके। ये बात अनाया के दिल को छू गई। शायद उसने कभी खुद को इतना सुरक्षित नहीं समझा कि टूट सके। घर आकर वो लिखने लगी। पहले सिर्फ 2-4 पंक्तियां, फिर पूरे पैराग्राफ। वो लिखती थी उन बातों को जो वो बोल नहीं पाती थी। मां को लिखती, खुद को लिखती, उस छोटी अनाया को लिखती जो स्कूल के मैदान में खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो रो क्यों नहीं रही। लिखते समय उसे कभी कभी लगता जैसे भीतर कुछ ढीला हो रहा है, जैसे गांठें धीरे धीरे खुल रही हों। एक रात उसने सपना देखा। सपने में वो बारिश में खड़ी थी। चारों तरफ पानी था, आसमान भी रो रहा था। वो हाथ फैलाकर बारिश को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी उसके हाथों से फिसल जाता था। वो जागी तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये सपना उसे परेशान भी कर गया और उम्मीद भी दे गया। शायद उसका मन उसे इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं वो भी रोना चाहता है। ऑफिस में भी बदलाव नजर आने लगे। अनाया अब पहले जैसी निर्लिप्त नहीं लगती थी। कभी कभी उसकी आवाज कांप जाती, कभी वो चुप हो जाती। काव्या ने एक दिन कहा, तुम बदली बदली लग रही हो। अनाया ने बस इतना कहा, मैं कोशिश कर रही हूं। ये सच था। वो कोशिश कर रही थी, महसूस करने की, भागने के बजाय रुकने की। अनाया ने महसूस किया कि थेरेपी के साथ साथ उसके भीतर एक और प्रक्रिया शुरू हो गई है। यादें अब चुप नहीं रहती थीं। वे अचानक सामने आ जातीं, बिना इजाजत, बिना चेतावनी। कभी किसी खुशबू में, कभी किसी आवाज में, और कभी बस यूं ही खाली बैठे बैठे। पहले वो उनसे बचती थी, टीवी चला लेती, फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगती या नींद का बहाना बना लेती। लेकिन अब वो रुकने लगी थी, रुककर सुनने लगी थी कि ये यादें उससे क्या कह रही हैं। एक रविवार की सुबह वो पास के पार्क में टहलने गई। धूप हल्की थी, हवा में ठंडक और पेड़ों पर नई पत्तियां। पार्क के एक कोने में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। अनाया वहीं एक बेंच पर बैठ गई। बच्चों को खेलते देख उसे अपना बचपन याद आ गया। वो भी ऐसे ही दौड़ती थी, हंसती थी और फिर अचानक जिम्मेदारियों के बीच कहीं खो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्दी बड़ा होना सीख लिया था, शायद जरूरत से ज्यादा जल्दी। उसने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली। ये तस्वीर मां के साथ उसकी थी। दोनों मुस्कुरा रही थीं, कैमरे की तरफ देखते हुए। अनाया ने तस्वीर को देर तक देखा। उसे याद आया कि उस दिन मां ने कितना जोर देकर कहा था कि हंसो, फोटो अच्छी आएगी। अनाया ने हंस तो दिया था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि उस हंसी के पीछे भी डर छुपा था। मां को खो देने का डर, जिसे वो कभी शब्दों में नहीं ढाल पाई। बस से घर लौटते समय वो खिड़की के पास बैठी थी। सड़कें तेजी से पीछे छूट रही थीं, जैसे समय। उसे लगा कि वो भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही पीछे छोड़ती आई है। रुककर देखने की हिम्मत कभी नहीं की। एक पल को उसका मन हुआ कि वो रो पड़े, बस में ही, सबके सामने। ये ख्याल डरावना भी था और मुक्त करने वाला भी। उसने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि अभी भी उसे खुद के साथ ईमानदार होना सीखना है। अगले सेशन में उसने डॉक्टर मेहरा को बताया कि यादें अब ज्यादा आने लगी हैं। डॉक्टर मेहरा ने कहा कि यह स्वाभाविक है। जब आप लंबे समय तक किसी दरवाजे को बंद रखते हैं, उन्होंने कहा, तो उसे खोलते ही हवा तेजी से अंदर आती है। अनाया ने सिर हिलाया। उसे ये बात सही लगी, लेकिन उस हवा की ताकत से वो घबराई हुई भी थी।
उसने पूछा, अगर मैं संभाल नहीं पाई तो? डॉक्टर मेहरा ने शांत स्वर में कहा, संभालने की जिम्मेदारी अकेले आपकी नहीं है। उस दिन थेरेपी के बाद अनाया ने एक छोटा सा प्रयोग किया। घर आकर उसने मां के कमरे की खिड़की खोली। पहले वो इसे हमेशा बंद रखती थी, जैसे वहां की हवा भी उसे चोट पहुंचा देगी। खिड़की खुलते ही धूप अंदर आई और धूल के कण हवा में नाचने लगे। कमरे में अजीब सी हल्कापन आ गया। अनाया वहीं खड़ी रही, आंखें बंद करके, और पहली बार उसने अपने सीने की जकड़न को बिना रोके महसूस किया। आंसू फिर भी नहीं आए, लेकिन दर्द अब उतना डरावना नहीं लगा। रात में उसने अपनी डायरी खोली और लिखा कि उसे मां की सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आती है। उसने लिखा, उनकी चुप्पी, जो हमेशा अनाया की चुप्पी को समझ लेती थी। लिखते लिखते उसका हाथ कांपने लगा। उसने कलम रख दी और खुद को गले लगा लिया, जैसे वो किसी और को सांत्वना दे रही हो। यह हरकत उसे पहले अजीब लगती, लेकिन अब वो जानती थी कि उसे खुद से वही दया दिखानी है जो वो दूसरों को दिखा सकती थी। ऑफिस में भी चीजें बदल रही थी। एक मीटिंग में जब एक प्रोजेक्ट पर सवाल उठे, अनाया ने पहली बार खुलकर कहा कि उसे दबाव महसूस हो रहा है। कमरे में थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। फिर बॉस ने कहा, ठीक है, हम टाइमलाइन पर दोबारा बात करेंगे। ये छोटा सा पल अनाया के लिए बड़ा था। उसे लगा कि अपनी कमजोरी दिखाने से दुनिया नहीं टूटती, कभी कभी वो और इंसानी हो जाती है। अनाया को अब यह साफ दिखने लगा था कि उसका सबसे बड़ा डर रो न पाना नहीं था, बल्कि टूट जाना था। वो हमेशा से मानती आई थी कि अगर वो एक बार टूट गई तो शायद खुद को समेट नहीं पाएगी। इसलिए उसने खुद को मजबूत रखा, सधा हुआ, नियंत्रित। ये नियंत्रण ही उसका कवच बन गया था। लेकिन अब जब वो धीरे धीरे उस कवच को उतारने लगी थी, तो भीतर छुपा डर सामने आने लगा था। अगर सब एक साथ बाहर आ गया तो क्या होगा? उस हफ्ते शहर में लगातार बारिश हो रही थी। आसमान जैसे थक कर रो रहा हो। अनाया हर शाम खिड़की से बाहर देखती, सड़क पर गिरती बूंदों को, लोगों को भीगते हुए भागते हुए। उसे अजीब सा ख्याल आता कि क्या बारिश भी कभी थक जाती होगी, और अगर हां, तो क्या रोते रोते थक जाना बेहतर है या बिल्कुल न रो पाना? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन वे उसके भीतर हलचल पैदा कर रहे थे। एक रविवार की नाइट बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अनाया ने मोमबत्ती जलाई और उसे मेज पर रख दिया। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी अस्थिर हो। उस रोशनी में अनाया ने अपनी डायरी खोली और इस बार उसने लिखना शुरू किया, बिना सोचे बिना रुके। उसने लिखा कि उसे मां की कितनी कमी खलती है, कि उसे गुस्सा आता है उन लोगों पर जिन्होंने उसे पत्थर दिल कहा, और कि वो खुद से कितनी थक चुकी है। लिखते लिखते उसके शब्द तेज होते गए, जैसे वो दौड़ रहे हों। अचानक उसका हाथ रुक गया। सीने में वही पुरानी जकड़न लौट आई। सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसके अंदर से ऊपर उठ रही है। वो घबरा गई। उसका पहला इंस्टिंक्ट था, रोक लो, खुद को संभालो, ध्यान बदलो। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने डायरी बंद की, मोमबत्ती के सामने बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। उसने खुद से कहा कि जो भी आए उसे आने दे। उस पल उसे मां की आखिरी रात याद आ गई। अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाज, और वो एहसास कि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। उस याद के साथ ही उसके कंधे कांपने लगे। उसका गला भर आया। उसने मुंह खोलने की कोशिश की, जैसे कोई आवाज निकलेगी, लेकिन सिर्फ एक गहरी सांस बाहर आई। आंसू फिर भी नहीं आए, लेकिन उसके शरीर ने पहली बार साफ साफ प्रतिक्रिया दी। कंपन, थकान और एक अजीब सी कमजोरी। वो वहीं फर्श पर बैठ गई, पीठ दीवार से लगाकर। उसने महसूस किया कि टूटना वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। ये कोई विस्फोट नहीं था, कोई अंत नहीं था। ये धीरे धीरे ढीला पड़ना था, जैसे किसी ने बहुत कसकर बंधी रस्सी को थोड़ा सा खोल दिया हो। उस एहसास ने उसे डरा भी दिया और राहत भी दी। अगले दिन थेरेपी में उसने ये सब बताया। डॉक्टर मेहरा ने ध्यान से सुना और कहा, आप टूट नहीं रही, आप पिघल रही हैं। ये शब्द अनाया के लिए नए थे। पिघलना मतलब कठोर से नरम होना, जमे हुए से बहने लायक होना। शायद यही वो प्रक्रिया थी जिससे वो गुजर रही थी। डॉक्टर मेहरा ने उसे बताया कि शरीर कई बार आंसुओं से पहले दूसरे तरीकों से भावनाएं बाहर निकालता है। डॉक्टर मेहरा ने कहा, हर किसी का रास्ता अलग होता है। उस दिन ऑफिस में भी अनाया थोड़ी अलग थी। वो ज्यादा चुप थी, लेकिन ये चुप्पी खाली नहीं थी। इसमें सोच थी, आत्मनिरीक्षण था। लंच ब्रेक में काव्या ने उससे पूछा कि क्या सब ठीक है। अनाया ने पहली बार ईमानदारी से कहा, नहीं, लेकिन मैं सीख रही हूं कि यह भी ठीक है। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उस छोटे से स्पर्श में अनाया को बहुत सुकून मिला। शाम को वो छत पर चली गई। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में नमी थी। उसने आंखें बंद की और चेहरे पर हवा को महसूस किया।
उसे लगा जैसे उसका शरीर उसे कुछ सिखा रहा है कि हर भावना को तुरंत नाम देना या आंसुओं में बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस महसूस करना ही काफी होता है। अनाया की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रहीं। पहले वो अलार्म बजते ही उठती थी, जल्दी जल्दी तैयार होती और दिन की भाग दौड़ में खुद को झोंक देती थी। अब वो कुछ मिनट रुकती थी, खिड़की से आती हल्की धूप को देखती, बाहर की आवाजों को सुनती और खुद से पूछती कि मैं आज कैसा महसूस कर रही हूं। ये सवाल छोटा था, लेकिन उसके लिए बिल्कुल नया। पहले वो ये मानकर चलती थी कि महसूस करने का कोई मतलब नहीं जब तक वो उसे दिखा न सके। अब वो बस महसूस करने को ही एक शुरुआत मानने लगी थी। उसने अपने लिए कुछ नई आदतें बनाई थी। सुबह कॉफी पीते समय फोन नहीं देखती थी। वो बस कप को दोनों हाथों में पकड़कर उसकी गर्माहट महसूस करती, जैसे वो खुद को स्थिर कर रही हो। डायरी लिखना अब उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि एक तरह की बातचीत बन गया था खुद से। कभी वो सिर्फ 2 पंक्तियां लिखती, कभी पूरा पन्ना। कुछ दिन ऐसे भी होते जब वो कुछ नहीं लिख पाती, और अब उसने खुद को इसके लिए दोष देना बंद कर दिया था। एक दिन आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को ध्यान से देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें अब एक अलग थकान थी और साथ ही एक अलग ईमानदारी भी। उसने आईने में अपनी आंखों से कहा, तुम ठीक हो। ये कहना आसान नहीं था, आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन उसने दोबारा कहा। उसे एहसास हुआ कि वो सालों से खुद से वही बात कहने की उम्मीद करती रही थी जो कभी किसी और ने उससे नहीं कही थी। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ रहा था। एक बड़ा प्रोजेक्ट था और डेडलाइन नजदीक थी। पहले अनाया ऐसे समय में खुद को और सख्त कर लेती थी, कम सोना, ज्यादा काम और भावनाओं को पूरी तरह बंद कर देना। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने बॉस से साफ कहा कि उसे थोड़ी मदद चाहिए। ये कहते समय उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वो कोई बड़ा जोखिम ले रही हो। लेकिन बॉस ने बस इतना कहा कि ठीक है, हम टीम को बांट लेते हैं। ये जवाब अनाया के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। शाम को वो पैदल घर लौटने लगी। ये रास्ता लंबा था, लेकिन उसने जानबूझकर चुना था। चलते चलते वो आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देती। दुकान के बाहर बैठा बूढ़ा आदमी, सड़क किनारे खिला एक फूल, ट्रैफिक की आवाजों के बीच किसी का हंसना। उसे लगा जैसे वो दुनिया में वापस लौट रही है, सिर्फ एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक हिस्से की तरह। थेरेपी के सेशन में डॉक्टर मेहरा ने उससे पूछा कि उसे इन दिनों सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है। अनाया ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे डर लगता है कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं मां को भूल जाऊंगी। ये बात कहते ही उसके गले में गांठ सी बढ़ गई। डॉक्टर मेहरा ने नरमी से कहा, दुख कम होने का मतलब यादें मिट जाना नहीं होता। ये वाक्य अनाया के दिल में बैठ गया। उसे समझ आया कि शायद वो अपने दर्द को मां से जोड़कर पकड़े हुए थी, जैसे दर्द ही उसकी आखिरी कड़ी हो। उस रात वो मां की तस्वीर लेकर बैठी। उसने तस्वीर से बात की, बिना किसी योजना के। उसने बताया कि वो थकी हुई है, कि वो कोशिश कर रही है और कि उसे डर लगता है। ये कोई नाटकीय पल नहीं था, कोई आंसू नहीं गिरे, लेकिन उसके भीतर कुछ हल्का हुआ। उसे लगा कि वो मां को खो नहीं रही है, वो बस खुद को थोड़ा सा वापस पा रही है। एक रविवार को काव्या ने उसे अपने घर बुलाया। वहां कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, बस चाय और बातचीत। बातों बातों में काव्या ने अपनी जिंदगी की परेशानियां साझा की। अनाया ने सुना, सच में सुना, बिना तुरंत समाधान ढूंढे, बिना खुद को पीछे हटाए। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी संवेदनशीलता हमेशा से वहां थी, वो बस उसे छुपाती रही थी। अब वो उसे जीने दे रही थी। रात में सोने से पहले अनाया ने दिन के बारे में सोचा। कोई बड़ा बदलाव नहीं था, कोई चमत्कार नहीं हुआ था। वो अब भी रो नहीं पाई थी, लेकिन वो दिन भर अपने साथ रही थी, अपने डर, अपनी थकान, अपनी उम्मीद के साथ, और ये उसके लिए एक बड़ी जीत थी। अनाया को यह एहसास अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे पनपा था कि कुछ जवाब उसे आगे बढ़ने से नहीं, पीछे लौटने से मिलेंगे। बहुत समय से वो अपने अतीत को ऐसे देखती आई थी जैसे वो कोई बंद कमरा हो जिसकी चाबी खो चुकी हो। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद वो कमरा कभी बंद था ही नहीं, बस उसने डर के कारण दरवाजे को छूना छोड़ दिया था। एक शुक्रवार की शाम उसने फैसला किया कि वो अपने बचपन के घर जाएगी, जहां अब कोई नहीं रहता था, लेकिन जहां उसकी कहानी की कई जड़ें दबी हुई थीं। वो घर शहर के पुराने हिस्से में था। टैक्सी से उतरते ही उसे वही जानी पहचानी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी, पुराने पेड़ों की और समय की। घर के बाहर खड़े होकर उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे लगा जैसे भीतर से कोई उसे पुकार रहा है और साथ ही कोई उसे रोक भी रहा है। उसने गहरी सांस ली और ताला खोला। दरवाजा खुलते ही धूल की हल्की परत हवा में उठी और उसके साथ यादों की भी। घर वैसा ही था जैसे उसने छोड़ा था। दीवारों पर हल्के पीले रंग के निशान, फर्श पर वही पुरानी ठंडक। उसने धीरे धीरे कमरों में कदम रखा, जैसे किसी की नींद न टूट जाए। उसका बचपन का कमरा सबसे आखिर में था।
दरवाज़ा खोलते ही उसे अपनी पुरानी साइकिल की तस्वीर याद आ गई जो वो हर शाम गली में चलाया करती थी। कमरे में अब भी वही अलमारी थी, वही खिड़की जिससे वो आसमान देखा करती थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर वही गली थी, लेकिन छोटी लग रही थी, जैसे सब कुछ सिकुड़ गया हो। उसे एहसास हुआ कि जगहें नहीं बदलती, हम बदल जाते हैं। उसने अलमारी खोली। अंदर पुराने कपड़े, किताबें और एक डिब्बा मिला। डिब्बे में उसके बचपन की चीजें थीं, टूटी चूड़ियां, कुछ ड्राइंग्स और एक छोटा सा रजिस्टर। उसने रजिस्टर खोला। वो उसकी पुरानी कॉपी थी जिसमें उसने बचपन में कहानियां लिखी थीं। एक कहानी अधूरी थी, आखिरी पंक्ति पर कलम रुक गई थी। अनाया ने उसे पढ़ा और उसे याद आया कि उस दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। कहानी वहीं रुक गई थी और शायद उसी दिन उसने बहुत कुछ रोकना सीख लिया था। उसे समझ आया कि रो न पाना कोई एक घटना नहीं थी, ये कई छोटे छोटे रुकावों का नतीजा था जो समय के साथ आदत बन गए थे। वो फर्श पर बैठ गई, पीठ दीवार से लगाकर। कमरे की खामोशी अब भारी नहीं लग रही थी। वो उससे बात कर रही थी। उसे लगा कि वो उस छोटी अनाया को देख पा रही है जो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रह गई थी। अनाया ने धीरे से कहा, तुम्हें चुप रहने की जरूरत नहीं थी। उसकी आवाज कांप गई। ये पहली बार था जब उसने ये बात जोर से कही थी। शाम ढलने लगी। कमरे के भीतर हल्की अंधेरा फैल गया। अनाया ने लाइट नहीं जलाई। वो चाहती थी कि चीजें वैसी ही रहें, थोड़ी धुंधली, थोड़ी अधूरी। उसे माँ की आवाज याद आई, कैसे वो रात में उसे कहानी सुनाती थीं और बीच बीच में पूछती थीं कि आगे क्या होगा। अनाया तब कहती थी कल बताएंगे। शायद उसने बहुत कुछ कल पर छोड़ दिया था। घर से निकलते समय उसने दरवाजे पर हाथ रखा और एक पल के लिए रुकी। उसे लगा जैसे उसने कुछ वापस पा लिया है, कोई चीज नहीं बल्कि कोई हिस्सा। बाहर आसमान में हल्की सांझ थी, रंग बदल रहे थे, जैसे दिन रात को जगह दे रहा हो। अनाया ने उस बदलाव को देखा और सोचा कि शायद बदलाव हमेशा अचानक नहीं आते, कभी कभी वे धीरे धीरे बिना शोर के आते हैं। वापसी के रास्ते में वो बस में बैठी थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अपने भीतर एक नई थकान महसूस हुई, लेकिन ये थकान अलग थी। ये उस तरह की थकान थी जो किसी लंबे सफर के बाद आती है, जब मन जानता है कि उसने कुछ जरूरी किया है। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा कि वो भाग नहीं रही है, वो सामना कर रही है। रात को घर पहुंचकर उसने डायरी खोली। उसने लिखा कि आज उसने अपने डर को छुआ और वो उतना डरावना नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने लिखा कि शायद रोना अभी भी नहीं आया है, लेकिन उसके भीतर जमी बर्फ में दरारें पड़ने लगी हैं और शायद किसी दिन वहां से पानी बह निकलेगा। बचपन के घर से लौटने के बाद अनाया के भीतर कुछ स्थिर नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि वो बेचैन थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज धीरे धीरे अपनी जगह बदल रही हो। अब वो खुद को एक ही जगह रुका हुआ महसूस नहीं कर रही थी। शायद इसलिए उसने अचानक फैसला किया कि वो एक छोटा सा सफर करेगी। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई लंबी छुट्टी नहीं, बस कुछ दिन शहर से दूर। ये फैसला उसने किसी से सलाह लेकर नहीं किया, ये बस उसके भीतर से आया। वो सुबह सुबह स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी। लोग अपने अपने सफरों में व्यस्त थे, कोई जल्दबाजी में, कोई इंतजार में। अनाया एक बेंच पर बैठ गई, हाथ में टिकट और बैग। उसे याद आया कि मां कहा करती थीं कि सफर इंसान को आईना दिखाता है। तब वो इस बात पर हंस देती थी, लेकिन आज उसे लगा कि शायद मां ठीक कहती थी। ट्रेन चली तो खिड़की के बाहर दृश्य बदलने लगे। शहर पीछे छूटता गया और उसके साथ अनाया की रोजमर्रा की पहचान भी। खेत, छोटे स्टेशन और खुला आसमान, सब कुछ उसे एक अजीब सी शांति दे रहा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से सवाल पूछ रही थी, क्या वो भाग रही है या खुद की तरफ जा रही है? जवाब साफ नहीं था, लेकिन सवाल पूछ पाना ही उसके लिए नया था। सफर के दौरान उसने डायरी निकाली और लिखा कि उसे ट्रेन में बैठकर रोना आसान लगता है क्योंकि यहां कोई उसे जानता नहीं। ये विचार उसे मुस्कुरा भी गया। उसने सोचा कि शायद उसे हमेशा डर इस बात का रहा कि लोग उसके आंसुओं को देखेंगे या उसके न रोने को जज करेंगे। यहां वो बस एक अनजान चेहरा थी और ये आजादी उसे अच्छी लगी। जिस शहर में वो उतरी वो छोटा और शांत था। वहां कोई भागदौड़ नहीं थी, सड़कें सकरी थीं और लोग धीरे चलते थे। उसने एक साधारण सा गेस्ट हाउस लिया। कमरे में खिड़की से पहाड़ दिख रहे थे। अनाया ने बैग रखा और बस खिड़की के पास बैठ गई। उसे लगा जैसे उसने पहली बार खुद को रुकने की इजाजत दी है। शाम को वो बाहर टहलने निकली। रास्ते में एक छोटी सी किताबों की दुकान दिखी। अंदर गई तो पुरानी किताबों की खुशबू आई। दुकानदार ने मुस्कुराकर उसे देखा बिना कुछ पूछे। अनाया ने एक किताब उठाई, कविताओं की। उसने एक पन्ना खोला और पढ़ा कि जो बहता है वही जिंदा है। ये पंक्ति उसके दिल में उतर गई।
उसने किताब खरीद ली, जैसे उसने कोई छोटा सा सच अपने साथ रख लिया हो। रात को कमरे में लौटकर उसने किताब से कुछ कविताएं पढ़ीं। शब्दों में वो सब था जो वो खुद कह नहीं पाती थी। उसने महसूस किया कि भावनाएं हमेशा आंसुओं में नहीं ढलती। कभी वे शब्दों में, कभी सफर में, कभी चुप्पी में बहती हैं। ये समझ उसे थोड़ी राहत दे रही थी। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। हवा में ठंडक थी और आसमान साफ। वो पास के एक रास्ते पर चलने लगी जहां दूर तक पहाड़ दिखते थे। चलते चलते उसे थकान महसूस हुई, लेकिन ये अच्छी थकान थी। उसने एक जगह बैठकर सांस ली और आंखें बंद की। उस पल उसे लगा कि उसका शरीर और मन पहली बार एक ही लय में है। उसने खुद से कहा कि वो खुद को रोने के लिए मजबूर नहीं करेगी। अगर आंसू आएंगे तो ठीक, अगर नहीं आएंगे तो भी ठीक। ये स्वीकार करना उसके लिए बड़ा कदम था। उसे एहसास हुआ कि उसने रो ना पाने को अपनी असफलता बना लिया था, जबकि वो बस उसका एक हिस्सा था। सफर के आखिरी दिन वो स्टेशन पर खड़ी थी, वापसी की ट्रेन का इंतजार करते हुए। उसे लगा कि वो वही अनाया नहीं है जो यहां आई थी। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन कुछ हल्का जरूर हो गया था, जैसे किसी ने उसके कंधों से थोड़ा बोझ उतार दिया हो। सफर से लौटकर अनाया को लगा जैसे उसका घर थोड़ा बदल गया हो, या शायद वो खुद बदल गई थी। वही दीवारें, वही फर्नीचर, वही खिड़की, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसे घुटन महसूस नहीं हो रही थी। घर में कदम रखते ही उसने बैग एक तरफ रखा और कुछ देर बस खड़ी रही। ये लौटना किसी अंत जैसा नहीं था, बल्कि किसी नए अध्याय की शुरुआत जैसा लग रहा था। अगले दिन ऑफिस जाना अजीब था। सहकर्मी वही थे, काम वही, लेकिन अनाया अब खुद को उनसे थोड़ा अलग नहीं, बल्कि थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। लंच ब्रेक में जब सब अपने अपने फोन में व्यस्त थे, अनाया चुपचाप बैठी रही और उस शोर के बीच अपनी सांसों को महसूस करती रही। उसे एहसास हुआ कि पहले वो हर खाली पल को भरने की कोशिश करती थी ताकि कुछ महसूस न करना पड़े। अब वो खालीपन को भी जगह देने लगी थी। थेरेपी के सेशन में उसने सफर के बारे में बताया। डॉक्टर मेहरा ने पूछा कि उसने वहां क्या पाया। अनाया ने कुछ पल सोचा और फिर कहा कि मैंने पाया कि मैं हमेशा टूटी हुई नहीं रहती। ये कहते हुए उसे हल्की सी हैरानी भी हुई। ये सच था, कुछ पल ऐसे भी थे जब वो बस ठीक थी, न दुखी न खुश, और शायद ये भी एक वैध अवस्था थी। घर आकर उसने डायरी खोली, लेकिन आज लिखने का मन नहीं था। उसने डायरी बंद कर दी और किताब उठाई। ये उसके लिए नया था, कुछ ना करना और उसके लिए खुद को दोष न देना। उसने सोचा कि शायद यही संतुलन है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी। शाम को काव्या का फोन आया। उसने पूछा, सफर कैसा रहा? अनाया ने कहा, शांत। काव्या हंस पड़ी। तुम्हारे लिए ये बड़ा शब्द है। अनाया भी मुस्कुरा दी। उसे लगा कि वो अब अपने बारे में ऐसे वाक्य बोल पा रही है जिनमें बचाव नहीं, सच्चाई है। रात को उसने मां की तस्वीर के सामने बैठकर एक मोमबत्ती जलाई। पहले ये एक रस्म थी, अब एक संवाद बनती जा रही थी। उसने तस्वीर से कहा कि वो ठीक होने की कोशिश कर रही है और ये कि उसे डर अब भी लगता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो अब डर के बावजूद चल रही है। ये कहना आसान नहीं था, पर कहना जरूरी था। उसे रात उसने एक सपना देखा। इस बार बारिश नहीं थी। वो एक नदी के किनारे खड़ी थी। पानी तेज नहीं बह रहा था, बस लगातार। उसने हाथ पानी में डाला और उसे ठंडा महसूस किया। जब वो जागी तो दिल शांत था। उसे लगा कि ये सपना किसी संकेत जैसा है कि बहाव जरूरी है, तूफान नहीं। अगले कुछ दिनों में उसने छोटे छोटे फैसले लेने शुरू किए। कभी जल्दी सो जाना, कभी किसी न्योते को मना कर देना, कभी बिना वजह टहलने निकल जाना। ये फैसले बाहर से मामूली लगते थे, लेकिन उसके लिए ये खुद को चुनने के तरीके थे। उसने महसूस किया कि वो अब हर चीज को सहने की कोशिश नहीं कर रही है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक औरत को रोते देखा। पहले वो ऐसे दृश्य से घबरा जाती थी, जैसे किसी और के रोने से उसके भीतर की बंद चीजों को हिला देगा। लेकिन इस बार वो रुकी। उसने बस उस औरत के पास खड़े होकर पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? औरत ने सिर हिलाया, आंसू पोंछे और कहा कि उसे बस किसी के रुकने की जरूरत थी। अनाया वहां कुछ मिनट खड़ी रही। कोई सलाह नहीं दी, कोई समाधान नहीं दिया, बस मौजूद रही। घर लौटकर अनाया ने महसूस किया कि उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई और ध्यान से देखा। नमी थी, लेकिन आंसू नहीं गिरे। फिर भी उसने खुद को निराश नहीं किया। उसने सोचा, शायद ये भी एक कदम है। अनाया को अब ये समझ आने लगा था कि जिंदगी अचानक ठीक नहीं हो जाती, लेकिन वो धीरे धीरे कम भारी जरूर हो सकती है। सफर से लौटकर अनाया के दिनों में एक नई लय आ गई थी, कभी तेज, कभी धीमी, लेकिन अब वो अपनी ही रफ्तार में चल रही थी।
उसे ये भी समझ में आने लगा था कि वो हमेशा दुख में नहीं डूबी रहती। बीच बीच में ऐसे पल भी आते हैं जब वो बस सांस ले रही होती है, बिना किसी सवाल के। एक शाम ऑफिस से लौटते समय हल्की बारिश हुई। सड़कें चमक रही थीं, जैसे हर चीज धुल गई हो। अनाया छतरी के बिना ही चलती रही। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं और उसे उनमें कोई डर नहीं लगा। उसे याद आया कि कभी बारिश उसे बेचैन कर देती थी, क्योंकि वो रोने की याद दिलाती थी। आज बारिश बस बारिश थी। इस छोटे से बदलाव ने उसे भीतर तक छू लिया। अगले दिन काव्या ने उसे कॉफी पर बुलाया। दोनों एक शांत सी कॉफी शॉप में बैठी। काव्या ने अपनी जिंदगी की उलझनों के बारे में बात की और फिर अचानक पूछा, तुम अब पहले से अलग लगती हो, क्या हुआ? अनाया ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैंने खुद को सुनना शुरू किया है। यह जवाब बहुत साधारण था, लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा था। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, यह आसान नहीं होता। अनाया ने सिर हिलाया। वो जानती थी। घर आकर अनाया ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को ध्यान से देखा। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन अब उसमें एक तरह की नरमी थी। उसे एहसास हुआ कि वो खुद के साथ थोड़ी दयालु हो गई है। पहले वो खुद से वही उम्मीद करती थी जो दुनिया उससे करती थी, मजबूत रहो, टूटो मत, दिखाओ मत। अब वो खुद से कहती थी, थक जाओ तो ठीक है, समझ ना आए तो भी ठीक है। थेरेपी के सेशन में डॉक्टर मेहरा ने उससे पूछा कि क्या उसे अब भी रोने की कमी खलती है। अनाया ने ईमानदारी से कहा, कभी कभी। उसने बताया कि कुछ पल ऐसे आते हैं जब उसे लगता है कि अगर वो रो पाती तो सब आसान हो जाता। डॉक्टर मेहरा ने कहा, हर भावना का एक ही रास्ता नहीं होता। आप जो जी रही हैं वही आपका रास्ता है। ये सुनकर अनाया को थोड़ी शांति मिली। एक रात उसने माँ के कमरे में बैठकर पुराने खत निकाले। ये खत माँ ने कभी भेजे नहीं थे, बस लिखे थे। अनाया ने एक खत खोला और पढ़ा कि माँ को डर लगता था कि अनाया बहुत ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेती है। ये पढ़कर अनाया की आंखें भर आईं, दिल में कुछ कसने लगा। उसने खत को सीने से लगा लिया और कुछ देर यूं ही बैठी रही। आंसू नहीं गिरे, लेकिन उस पल उसे लगा कि माँ उसे देख रही है, बिना किसी शिकायत के। अगले दिनों में अनाया ने अपने लिए सीमाएं बनानी शुरू की। ऑफिस में देर तक रुकना बंद किया। कुछ रिश्तों में साफ साफ न कहना सीखा। ये सब आसान नहीं था। हर न के साथ उसे अपराध बोध होता, लेकिन अब वो जानती थी कि हर किसी को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। एक शाम वो खिड़की के पास बैठी थी। बाहर शहर की रोशनियां थीं और भीतर एक हल्की सी थकान। उसने सोचा कि शायद उसकी जिंदगी एक ऐसे घर जैसी है जिसमें दरारें हैं। पहले वो इन दरारों से डरती थी, उन्हें छुपाना चाहती थी। अब उसे लगने लगा था कि इन्हीं दरारों से रोशनी अंदर आती है। उस रात सोने से पहले उसने डायरी में लिखा कि वो अब भी रो नहीं पाई है, लेकिन वो टूट भी नहीं रही है। वो बदल रही है, और बदलाव हमेशा साफ सुथरा नहीं होता। कभी वो उलझा हुआ होता है, कभी धीमा, लेकिन जिंदा होता है। अनाया को हमेशा लगता था कि कुछ रिश्ते इतने पुराने होते हैं कि उन्हें दोबारा छूना बेकार है। वे जैसे जमे हुए हों, बदलाव से परे। लेकिन एक शनिवार दोपहर जब वो अलमारी साफ कर रही थी, उसे एक पुरानी पारिवारिक एल्बम मिल गई। पन्ने पलटते हुए उसे एहसास हुआ कि इन तस्वीरों में बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनसे वो सालों से मिली नहीं थी, लेकिन जिनकी उम्मीदें आज भी कहीं न कहीं उसके कंधों पर टिकी हुई थीं। उसी शाम उसके मामा का फोन आया। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते परिवार की एक छोटी सी बैठक है। कुछ औपचारिक नहीं, बस मिलना जुलना। अनाया ने फोन रखते ही महसूस किया कि उसके पेट में हल्की सी गांठ पड़ गई है। पारिवारिक मिलन हमेशा उसे असहज कर देते थे। वहां सवाल होते थे, शादी कब, आगे क्या सोचा है, अब तो ठीक होना। वो सवालों से नहीं, उनके पीछे छुपे फैसलों से थक जाती थी। बैठक वाले दिन वो तय समय से थोड़ी देर से पहुंची। घर में दाखिल होते ही उसे जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। अनाया ने सबको नमस्ते किया और एक कोने में बैठ गई। कुछ ही देर में किसी ने मां का जिक्र कर दिया। कमरे में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। किसी ने अनाया की तरफ देखा, जैसे परख रहा हो कि वो कैसे प्रतिक्रिया देगी। अनाया ने पहली बार नजरें नहीं झुकाईं। उसने बस कहा, मां को गए काफी समय हो गया है, लेकिन मैं उन्हें हर दिन याद करती हूं। उस वाक्य में न नाटकीयता थी, न आंसू। फिर भी कमरे का माहौल बदल गया। किसी ने विषय बदल दिया, किसी ने चाय ऑफर की। अनाया को एहसास हुआ कि उसने पहली बार मां की याद को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। वो वहां थी, साफ, सच्ची, बिना किसी प्रदर्शन के। बैठक के बाद उसकी एक मौसी उसके पास आई और उन्होंने कहा, तुम बहुत मजबूत हो। ये वाक्य अनाया ने सैकड़ों बार सुना था। पहले ये उसे भारी लगता था, जैसे कोई बोझ थमा दिया गया हो। इस बार उसने जवाब दिया,
मैं कोशिश कर रही हूं कि सिर्फ मजबूत ही नहीं, ईमानदार भी रहूं। मौसी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। शायद उन्होंने पहली बार अनाया को सच में सुना था। घर लौटते समय अनाया ने सोचा कि रिश्तों को नाम देना कितना जरूरी है। जब तक वो अपने दुख को नाम नहीं देती थी, लोग उसे समझ नहीं पाते थे, और जब लोग नहीं समझते थे, वो खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करती थी। आज उसने महसूस किया कि एक वाक्य, साधारण, सच्चा, कई गलतफहमियां तोड़ सकता है। रात को वो बालकनी में खड़ी थी। हवा हल्की ठंडी थी और शहर की रोशनियां दूर चमक रही थीं। उसने सोचा कि परिवार हमेशा आरामदेह नहीं होता, लेकिन उससे भागते रहना भी उसे थका देता है। शायद सही दूरी वही है जहां वो खुद को खोए बिना जुड़ी रह सके। अगले दिन अनाया ने अपनी कजिन से मिलने का प्लान बनाया। वे दोनों कभी बहुत करीब थे, फिर जिंदगी के बीच कहीं बिछड़ गए थे। मिलने पर बातचीत अटपटी थी, लेकिन धीरे धीरे सहज हो गई। कजिन ने बताया कि उसने भी बहुत कुछ झेला है, बस अलग तरीके से। अनाया ने सुना और समझा कि हर किसी की लड़ाई अलग होती है और हर कोई उसे चुपचाप नहीं लड़ता। शाम को अनाया ने डायरी में लिखा कि रिश्ते तभी बोझ बनते हैं जब हम उन्हें बिना नाम दिए ढोते रहते हैं। जब हम सच बोलते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो रिश्ता सांस लेने लगता है। उसने ये भी लिखा कि वो अब लोगों की उम्मीदों को अपनी पहचान नहीं बनने देगी। परिवार से मिलने के बाद अनाया के भीतर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके साथ ही कुछ अधूरेपन का एहसास भी। जैसे उसने बहुत कुछ कह दिया हो, फिर भी कुछ ऐसा रह गया हो जो अब भी भीतर ही घूम रहा हो। यह एहसास उसे परेशान नहीं कर रहा था, बस याद दिला रहा था कि हर सच एक बार में बाहर नहीं आता। कुछ बातें समय मांगती हैं, कुछ जग है। इस हफ्ते ऑफिस में काम अपेक्षाकृत हल्का था। एक शाम बॉस ने पूरी टीम को एक छोटा सा ब्रेक लेने की सलाह दी, थिएटर जाकर एक नाटक देखने की। अनाया ने पहले मना करने का सोचा। भीड़, अंधेरा, भावनाएं, ये सब उसे थका सकता था, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसने जानना चाहा कि वो अब खुद को कहां तक ले जा सकती है। थिएटर में बैठते ही उसे चारों तरफ से आवाजों का शोर महसूस हुआ। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, अपनी अपनी जिंदगी के साथ। नाटक शुरू हुआ तो हॉल में अंधेरा छा गया। मंच पर किरदार अपनी कहानियां जी रहे थे, प्यार, बिछड़ना, गलतियां, पछतावा। अनाया उन्हें देखती रही। कुछ दृश्य उसे सीधे छू गए। किसी एक संवाद पर उसका सीना भारी हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां अपने आप मुट्ठी में बंध गई हैं। एक दृश्य में एक किरदार अपनी मां से कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। वो बस चुप रहता है और मां चली जाती है। ये देखते ही उसकी सांस अटक गई। उसकी आंखों में जलन हुई। उसने पलकें झपकाईं, सिर पीछे टिकाया। आंसू नहीं आए, लेकिन उस पल उसने पहली बार ये स्वीकार किया कि बहुत कुछ उसने भी नहीं कहा था और शायद कभी नहीं कह पाएगी। नाटक खत्म होने के बाद लोग तालियां बजा रहे थे। अनाया भी तालियां बजा रही थी, लेकिन उसके हाथ भारी थे। बाहर निकलते समय काव्या ने पूछा, कैसा लगा? अनाया ने कहा, सच जैसा। ये जवाब उसके मुंह से अपने आप निकल गया। काव्या ने और कुछ नहीं पूछा। शायद वो समझ गई थी कि हर एहसास को शब्दों की जरूरत नहीं होती। घर लौटते समय आसमान गहरे नीले से काले में बदल रहा था। अनाया ने सोचा कि जैसे दिन और रात के बीच एक संधि होती है, वैसे ही उसके भीतर भी कुछ बदल रहा है। न पूरी तरह उजाला, न पूरी तरह अंधेरा, बस एक संक्रमण। घर पहुंचकर उसने डायरी खोली। इस बार उसने मां को एक खत लिखना शुरू किया। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस छोटे छोटे वाक्य कि वो उन्हें याद करती है, कि वो अब डर के साथ भी जीना सीख रही है और कि उसे अफसोस है उन बातों का जो वो कह नहीं पाई। लिखते लिखते उसका हाथ रुका। उसने खत पूरा नहीं किया। उसने डायरी बंद कर दी। रात को वो सीढ़ियों पर बैठ गई, वही सीढ़ियां जहां वो अक्सर फोन पर बातें करती थी या चुपचाप बैठी रहती थी। आज वो बस बैठी रही। उसे एहसास हुआ कि हर अधूरा वाक्य एक बोझ नहीं होता। कुछ अधूरेपन हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं, सीमित, अपूर्ण, लेकिन कोशिश करते हुए। अगले दिन थेरेपी में उसने नाटक के बारे में बताया। डॉक्टर मेहरा ने कहा, कभी कभी हम दूसरों की कहानियों में अपनी आवाज सुन लेते हैं। ये बात अनाया को सही लगी। शायद वो अपने आंसुओं की तलाश में गलत जगह देख रही थी। शायद उसकी भावनाएं किसी और रास्ते से बाहर आ रही थीं। कला, शब्द, मौन। नाटक वाली शाम के बाद अनाया के भीतर एक नई तरह की हलचल थी। ये बेचैनी नहीं थी, नहीं कोई साफ दुख। ये कुछ ऐसा था जो शब्दों के किनारे किनारे चलता था, जैसे कोई आवाज जो सुनाई तो देती है लेकिन साफ समझ में नहीं आती। अगले कुछ दिन उसने इसी एहसास के साथ बिताए। सुबह उठते ही उसे लगता कि कुछ कहना है, लेकिन क्या, ये पता नहीं चलता।
वो खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश को देखती रहती, जैसे बाहर गिरती बूंदों में अपने भीतर की आवाज ढूंढ रही हो। ऑफिस में काम चलता रहा, लेकिन अनाया की मौजूदगी थोड़ी बदली हुई थी। वो मीटिंग्स में बोलती थी, फैसले लेती थी, लेकिन उसके बाद अचानक चुप हो जाती थी। सहकर्मी इसे थकान समझते और शायद वे गलत भी नहीं थे। ये एक अलग तरह की थकान थी, भीतर से सुनते रहने की थकान। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है तो एक दिन वे सब एक साथ बोलना चाहती हैं, लेकिन उनकी भाषा बिखरी हुई होती है। एक दोपहर लंच ब्रेक में वो अकेली कॉफी शॉप चली गई। वहां हल्की सी भीड़ थी और बैकग्राउंड में धीमा संगीत बज रहा था। अनाया ने कॉफी का कप थामा और ध्यान से आसपास की आवाजें सुनी। किसी की हंसी, किसी की शिकायत, चम्मच के कप से टकराने की आवाज। उसे लगा कि दुनिया लगातार बोल रही है और वो पहली बार सच में सुन रही है। इस एहसास ने उसे अजीब सी शांति दी। कॉफी शॉप से लौटते समय उसे एक पुरानी रिकॉर्ड की दुकान दिखी। वो बिना ज्यादा सोचे अंदर चली गई। दुकानदार ने एक पुराना रिकॉर्ड चलाया, धीमा, थोड़ा खुरदुरा संगीत। अनाया वहीं खड़ी होकर सुनती रही। उस संगीत में कोई स्पष्ट धुन नहीं थी, फिर भी उसमें भावना थी। उसे लगा जैसे ये संगीत उसके भीतर की स्थिति का आईना है, अधूरा, असमान, लेकिन सच्चा। उसने वो रिकॉर्ड खरीद लिया, जैसे उसने अपने लिए एक नई भाषा चुन ली हो। शाम को घर आकर उसने रिकॉर्ड प्लेयर निकाला, जिसे उसने बरसों से नहीं छुआ था। रिकॉर्ड घूमने लगा और कमरे में वही धीमी आवाज फैल गई। अनाया फर्श पर बैठ गई, दीवार से टेक लगाकर। उसने आंखें बंद कीं और खुद को उस संगीत में डूबने दिया। अचानक उसे माँ की याद आई, कैसे वे पुराने गाने सुनते हुए चुपचाप मुस्कुराती थीं। ये याद भारी थी, लेकिन असहनीय नहीं। वो बस वहां थी, संगीत के साथ, बिना भागे। उस पल अनाया ने पहली बार ये महसूस किया कि शायद उसके आंसू आवाज बनकर बाहर आ रहे हैं। शायद वो रो नहीं पाती क्योंकि उसका मन किसी और रास्ते से बहना चाहता है। ये सोच उसे राहत भी दे रही थी और थोड़ा उदास भी। राहत इसलिए कि वो टूटी हुई नहीं है, और उदासी इसलिए कि उसने इतने साल खुद को गलत समझा। अगले दिन थेरेपी में उसने ये सब बताया। डॉक्टर मेहरा ने ध्यान से सुना और कहा, हर इंसान की भावनाओं की अपनी ध्वनि होती है। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ सुनते हैं। ये सुनकर अनाया को जैसे किसी ने उसके भीतर की उलझन को नाम दे दिया हो। उसने पूछा, तो अगर मैं कभी न रो पाऊं तो? डॉक्टर मेहरा ने जवाब दिया, तो भी आप कम महसूस नहीं करती। उस शाम अनाया ने एक नया प्रयोग किया। उसने अपनी डायरी खोली, लेकिन लिखने के बजाय उसने कुछ पंक्तियां गुनगुनाई। कोई गाना नहीं, बस शब्द और धुन का एक हल्का सा मेल। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे लगा कि उसके भीतर कुछ रास्ता पा रहा है। ये रोना नहीं था, लेकिन ये चुप्पी भी नहीं थी। रात गहरी होती गई। खिड़की के बाहर शहर की आवाजें धीमी पड़ गईं। अनाया ने लाइट बंद की और अंधेरे में बैठी रही। उसे डर नहीं लगा। अंधेरा अब खाली नहीं था। उसमें उसकी सांसें थीं, उसकी आवाज थी, उसका संगीत था। उसने सोचा कि शायद उसने इतने सालों तक रोने को ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता मान लिया था, जबकि रास्ते कई होते हैं। सोने से पहले अनाया ने मां के अधूरे खत को फिर से निकाला। इस बार उसने एक ही पंक्ति जोड़ी, मैं तुम्हें अपनी चुप्पी में भी याद करती हूं। उसने खत बंद कर दिया। उसे पूरा करने की जरूरत नहीं लगी। कुछ बातें अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं। सुबह वो खिड़की से आती धूप के साथ जागी। कोई भारीपन नहीं था, बस हल्की सी सुस्ती। उसने कॉफी बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गई। पहले वो ऐसे पलों में कुछ न कुछ सोचती रहती, भविष्य, अतीत, डर। आज वो बस कॉफी की भाप को उठते देखती रही। उसे लगा जैसे वो खुद को बिना किसी शर्त के बैठने की अनुमति दे रही है। ये छोटा सा बदलाव उसके लिए बड़ा था। ऑफिस में उस दिन एक नई इंटर्न आई, घबराई हुई, सवालों से भरी। बॉस ने अनाया से कहा कि वो उसे प्रोजेक्ट समझा दे। पहले अनाया ऐसे मौकों पर सिर्फ काम तक सीमित रहती थी, लेकिन आज उसने इंटर्न से पूछा, कैसा लग रहा है? ये सवाल साधारण था, लेकिन उसमें एक सच्ची रुचि थी। इंटर्न ने थोड़ी झिझक के बाद कहा कि वो डरी हुई है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, ये ठीक है। ये कहते हुए उसे एहसास हुआ कि वो वही बात किसी और को दे पा रही है जो वो खुद सीख रही थी। लंच ब्रेक में वो अकेले बाहर टहलने निकली। सड़क पर चलते हुए उसे महसूस हुआ कि अब वो लोगों की नजर से नहीं बच रही। पहले उसे लगता था कि अगर वो ज्यादा शांत दिखेगी तो लोग सवाल करेंगे। अब वो जानती थी कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। उसे अपनी गति से चलने का अधिकार है। शाम को थेरेपी में डॉक्टर मेहरा ने उससे पूछा कि वो अब खुद को कैसे देखती है। अनाया ने बिना ज्यादा सोचे कहा, मैं खुद को टूटा हुआ नहीं मानती। ये वाक्य कहते ही वो थोड़ा चौंकी। ये पहली बार था जब उसने इतनी स्पष्टता से ये बात कही थी। डॉक्टर मेहरा ने कहा, यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। अनाया ने सिर हिलाया।
उसे लगा जैसे उसने अपने भीतर एक लंबे समय से चल रही बहस को विराम दे दिया हो। घर लौटकर उसने डायरी खोली। आज उसने कोई दुख नहीं लिखा, कोई सवाल नहीं लिखा। उसने बस दिन के छोटे छोटे पल लिखे। कॉफी की खुशबू, इंटर्न की घबराई हुई मुस्कान, सड़क पर चलते हुए हवा का स्पर्श। उसे एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ दर्द को दर्ज नहीं कर रही, बल्कि जिंदगी को भी जगह दे रही है। रात को काव्या का मैसेज आया, चलो कल साथ में खाना खाते हैं। पहले अनाया ऐसे प्लान से कतराती थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं उसे अपनी स्थिति समझानी न पड़े। इस बार उसने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, ठीक है। ये जवाब अपने आप में एक भरोसा था, खुद पर और सामने वाले पर। अगले दिन दोनों एक छोटे से रेस्तोरां में बैठी। बातों के बीच काव्या ने कहा, तुम अब अलग लगती हो, पहले तुम जैसे खुद को समेट कर रखती थी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब मैं खुद को पकड़ कर नहीं रखती। ये कहते हुए उसे लगा कि उसने अपनी यात्रा को एक वाक्य में समेट दिया है। रात को घर लौटते समय उसने मां की तस्वीर के सामने रुककर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे लगा जैसे मां की मौजूदगी अब दर्द नहीं, बल्कि एक शांत पृष्ठभूमि बन गई है, हमेशा साथ, लेकिन बोझ नहीं। सोने से पहले अनाया ने सोचा कि शायद रोना कभी आए, शायद कभी ना आए, लेकिन अब यह सवाल उसके लिए केंद्रीय नहीं रहा। वो जान चुकी थी कि उसकी भावनाएं वास्तविक हैं, चाहे वो जिस रूप में भी बाहर आए। उसने खुद से एक वादा किया कि वो खुद को किसी और की परिभाषा से नहीं नापेगी। अनाया अब इस सच के साथ जीने लगी थी कि वो हर भावना को दिखा नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें जी नहीं रही। ये समझ उसके व्यवहार में उतरने लगी थी, उसके बोलने के ढंग में, उसके रुकने में, और उन जगहों पर भी जहां वो अब खुद को जाने की इजाजत देती थी। वो अब खुद को ठीक होने की दौड़ में नहीं डालती थी, वो बस मौजूद रहना सीख रही थी। एक सुबह वो काम पर जाते हुए अचानक रुक गई। सड़क पर हल्की धुंध थी, लोग अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे। उसे लगा कि वो लंबे समय से बस चलती आई है, बिना ये देखे कि रास्ता कैसा है। आज पहली बार उसने गहरी सांस ली और उस पल को पूरी तरह महसूस किया। न दुख था, न खुशी, बस एक स्थिरता। यह एहसास उसके लिए नया था और उसे अच्छा लगा। ऑफिस में उस दिन एक टीम मीटिंग थी। किसी प्रेजेंटेशन में गलती हो गई और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। पहले अनाया ऐसे समय में खुद को पीछे कर लेती थी ताकि कोई उसकी प्रतिक्रिया न देखे। इस बार उसने शांत स्वर में कहा, हम इसे ठीक कर सकते हैं। उसकी आवाज में ना घबराहट थी, ना दिखावटी आत्मविश्वास, बस एक भरोसा था। मीटिंग के बाद एक सहकर्मी ने उससे कहा, तुम्हारे साथ बात करके चीजें आसान लगती हैं। यह सुनकर अनाया को एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी हमेशा दूरी नहीं बनाती, कभी कभी वो जगह भी बनाती है। दोपहर में काव्या का फोन आया। वो परेशान थी और बस बात करना चाहती थी। अनाया ने बिना कोई सलाह दिए उसकी बात सुनी। फोन के उस पार सन्नाटा था, लेकिन यह असहज नहीं था। कॉल खत्म होने से पहले काव्या ने कहा, तुम रोती नहीं हो, लेकिन तुम्हारे साथ रोना आसान है। ये वाक्य अनाया के भीतर देर तक गूंजता रहा। शायद यही उसकी भावनात्मक भाषा थी, मौन में साथ देना। शाम को वो उसी कॉफी शॉप गई जहां वो अक्सर अकेली बैठती थी। आज उसने खिड़की के पास वाली सीट चुनी। बाहर लोग आ जा रहे थे, भीतर कपों की खनक थी। उसने सोचा कि वो कितनी देर तक खुद को दूसरों से अलग मानती रही, जैसे वो कुछ जरूरी चीज खो बैठी हो। अब उसे लगने लगा था कि हर इंसान के पास देने के लिए कुछ अलग होता है, और उसका देना शायद यही है, स्थिरता, सुनना, ठहराव। घर लौटकर उसने डायरी खोली। आज उसने किसी डर या याद के बारे में नहीं लिखा। उसने लिखा कि आज उसने किसी के दर्द में जगह बनाई। ये लिखते समय उसकी आंखें भर आईं, हल्की सी नमी, कोई आंसू नहीं। उसने मुस्कुराकर डायरी बंद कर दी। उसे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वो कितना महसूस करती है। रात को मां की तस्वीर के सामने बैठते हुए उसे लगा कि अगर मां आज होती तो शायद वो यही कहती कि अनाया जैसा है वैसा ही काफी है। ये सोच उसके भीतर एक गर्माहट छोड़ गई। वो देर तक वहीं बैठी रही, बिना कुछ कहे। सोने से पहले उसने खुद से पूछा कि क्या उसे अब भी रोने की इच्छा होती है। जवाब साफ नहीं था। कभी कभी होती थी, कभी नहीं, लेकिन अब ये इच्छा उसे परेशान नहीं करती थी। वो जानती थी कि अगर कभी आंसू आएंगे तो वो उन्हें रोक नहीं पाएगी, और अगर नहीं आएंगे तो भी वो खुद को कम नहीं मानेगी। अनाया की जिंदगी एक अजीब संतुलन में चल रही थी, ना बहुत हल्की, ना बहुत भारी। अब वो जानती थी कि उसे हर दिन कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, कभी कभी बस वही रहना काफी होता है। ऐसे ही एक शांत सुबह, जब वो बालकनी में धूप सेंकते हुए कॉफी पी रही थी, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमका जिसे उसने महीनों नहीं देखा था, डॉक्टर सेन, मां के पुराने डॉक्टर। एक पल के लिए उसका हाथ रुक गया। फोन उठाने से पहले ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। कॉल रिसीव करते ही डॉक्टर सेन की आवाज आई, नरम, थोड़ी हिचकिचाहट भरी। उन्होंने बताया कि अस्पताल के रिकॉर्ड साफ करते समय उन्हें मां की कुछ फाइलें मिली हैं।
कुछ रिपोर्ट्स और नोट्स ऐसे हैं जो अनाया को शायद देखने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चाहें तो आकर उन्हें ले जा सकती हैं। फोन रखते ही अनाया देर तक वहीं खड़ी रही। उसे लगा जैसे अतीत ने अचानक दस्तक दे दी हो। पूरा दिन वो इस कॉल के बारे में सोचती रही। एक हिस्सा चाहता था कि वो सब अनदेखा कर दे, जैसे उसने पहले किया था, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं थी। शाम को उसने फैसला किया कि वो अस्पताल जाएगी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब वो डर से भागने की आदी नहीं रही थी। अस्पताल का गलियारा वही था, सफेद, शांत और थोड़ी सी ठंडी हवा। चलते हुए उसे मां की आखिरी रात याद आई, लेकिन इस बार उस याद ने उसे जकड़ा नहीं। डॉक्टर सेन ने उसे एक फाइल दी। उसमें रिपोर्ट्स थीं और कुछ हाथ से लिखे नोट्स। अनाया ने उन्हें तुरंत नहीं खोला। उसने बस फाइल को पकड़े रखा, जैसे वो कोई नाजुक चीज हो। घर लौटकर उसने फाइल को मेज पर रखा और देर तक उसे देखती रही। उसे लगा कि इस फाइल में सिर्फ मेडिकल जानकारी नहीं है, बल्कि उस समय का सारा डर, सारा अनकहा दर्द भी बंद है। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और पन्ने पलटने शुरू किए। ज्यादातर रिपोर्ट्स तकनीकी थीं, लेकिन एक नोट अलग था। मां ने खुद डॉक्टर से कहा था कि अनाया बहुत चुप है और उन्हें डर है कि वो सब कुछ भीतर ही रख लेगी। ये पढ़ते ही अनाया का सीना कस गया। उसने पन्ना मोड़ दिया और आंखें बंद कर लीं। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि मां ने उसकी चुप्पी को कमजोरी नहीं, बल्कि चिंता के रूप में देखा था। उस चिंता में प्यार था। यह समझ उसके भीतर गहरे तक उतर गई। रात को उसने उस नोट की एक कॉपी डायरी में रखी। उसने नीचे लिखा, मैं अब चुप नहीं हूं मां, मैं बस धीरे बोलती हूं। यह लिखते समय उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसने खुद को रोने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने सीखा था कि हर गहराई आंसुओं की मांग नहीं करती। अगले सेशन में उसने डॉक्टर मेहरा को सब बताया। उन्होंने कहा कि कभी कभी अतीत इसलिए लौटता है ताकि हम उसे नए नजरिए से देख सकें। अनाया ने सिर हिलाया। उसे लगा कि यह फाइल कोई जख्म खोलने नहीं आई थी, बल्कि एक अधूरी बातचीत पूरी करने आई थी। उस रात वो खिड़की खुली रखकर सोई। हवा भीतर आ रही थी, पर्दे हिल रहे थे। उसे लगा कि कुछ बहुत पुराना, बहुत भारी अब सच में हल्का हो गया है। वो जानती थी कि आगे भी ऐसे पल आएंगे जब अतीत दस्तक देगा, लेकिन अब वो डरती नहीं थी। वो जानती थी कि वो उस दरवाजे को खोल सकती है। अस्पताल की फाइल पढ़ने के बाद अनाया के भीतर कोई तूफान नहीं उठा, जैसा वो कभी सोचती थी कि उठेगा। उसके बजाय एक धीमी सी स्पष्टता आई, जैसे धुंध के बीच रास्ता दिखने लगे। उसे ये समझ में आने लगा था कि उसका अतीत उतना सख्त नहीं था जितना उसने मान लिया था। उसमें डर था, हाँ, लेकिन उसके साथ प्यार भी था। ऐसा प्यार जो शब्दों में नहीं, चिंता में, चुप्पी में और नजरों में छुपा हुआ था। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। पहले बारिश उसे बेचैन कर देती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि बारिश रोने जैसी होती है। आज बारिश बस मौसम थी, न प्रतीक, न चेतावनी। उसने कॉफी का घूंट लिया और महसूस किया कि उसके भीतर कोई कसाव नहीं है। यह एहसास नया था। दर्द पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन अब वो पहचान में आ गया था, और पहचान डर को कम कर देती है। उसने फाइल को मेज पर रखा और तय किया कि वो उसे छुपाकर नहीं रखेगी। ये उसकी कहानी का हिस्सा थी, न पूरा सच, न पूरा झूठ। उसने डायरी खोली और उस नोट के बारे में लिखा जो मां ने डॉक्टर को दिया था। लिखते समय उसे एहसास हुआ कि उसने मां की चिंता को अपनी जिम्मेदारी बना लिया था, जैसे मां की बीमारी का बोझ भी उसी को उठाना था। अब वो समझ पा रही थी कि वो बच्ची थी और बच्चों का काम बस बच्चा होना होता है। दोपहर में वो पार्क चली गई, वही पार्क जहां वो पहले भी बैठी थी, लेकिन आज उसका अनुभव अलग था। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग टहल रहे थे और लोग अपनी अपनी जिंदगी में मग्न थे। अनाया बेंच पर बैठी और अपने भीतर झांकने लगी। उसे लगा कि उसने हमेशा खुद से बहुत ज्यादा अपेक्षा की कि वो मजबूत हो, समझदार हो और कभी बोझ न बने। ये अपेक्षा उसने खुद पर थोप ली थी, किसी ने उससे मांगी नहीं थी। शाम को काव्या का फोन आया। उसने पूछा कि अनाया कैसी है। अनाया ने बिना सोचे कहा, आज हल्का लग रहा है। काव्या हंसी और बोली, तुम्हारी आवाज से लग भी रहा है। ये सुनकर अनाया को एहसास हुआ कि बदलाव सिर्फ भीतर नहीं, बाहर भी झलकने लगा है। उसकी आवाज में अब पहले जैसी जकड़न नहीं है। रात को थेरेपी में उसने डॉक्टर मेहरा से कहा कि उसे अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं रो पाती। ये इसलिए नहीं था कि वो महसूस नहीं करती, बल्कि इसलिए कि उसने बहुत जल्दी महसूस करना सीख लिया था। इतना जल्दी कि उसके पास रुकने का समय ही नहीं था। डॉक्टर मेहरा ने कहा कि यह समझ अपने आप में एक बड़ा पड़ाव है। अनाया ने महसूस किया कि वो किसी मंजिल पर नहीं पहुंची है, लेकिन वो रास्ते को पहचानने लगी है। घर लौटकर उसने मां की तस्वीर के सामने बैठकर पहली बार एक नई बात सोची। अगर मां आज होती तो शायद वो अनाया से ये नहीं पूछती कि वो क्यों नहीं रोती। शायद वो बस ये देखती कि वो जी रही हैं या नहीं। ये सोच अनाया के दिल में गहरे उतर गई। उसे लगा कि उसने मां की याद को दर्द के साथ बांध कर रखा था, जबकि उसमें सुकून भी हो सकता था। सोने से पहले उसने खिड़की खोली। बाहर बारिश थम चुकी थी और हवा ठंडी थी।
उसने आंखें बंद की और खुद से कहा कि वो अब अपने अतीत को दोष की तरह नहीं ढोएगी। वो उसे समझ की तरह अपने साथ रखेगी, हल्का, सच्चा और बिना किसी जल्दबाजी के। अनाया ने महसूस किया कि समझ आ जाने के बाद भी जिंदगी ठहरती नहीं है, वो बस अपना तरीका बदल लेती है। अब उसके दिन पहले जैसे भारी नहीं थे, लेकिन वे खाली भी नहीं थे। उनमें छोटे छोटे काम, छोटे छोटे ठहराव और कुछ ऐसे सवाल थे जो अब डराते नहीं थे। वो जान चुकी थी कि हर भावना को किसी बड़े क्षण की जरूरत नहीं होती। कुछ भावनाएं रोजमर्रा की जगहों में पलती हैं, रसोई की खिड़की, सड़क का मोड़, किताबों की अलमारी। एक सुबह वो घर की सफाई कर रही थी। ये कोई विशेष योजना नहीं थी, बस मन हुआ था। अलमारी के नीचे रखे एक पुराने बक्से पर उसकी नजर पड़ी। ये वही बक्सा था जिसे उसने सालों से नहीं खोला था, क्योंकि उसे लगता था कि इसमें सिर्फ बीते हुए दिन बंद हैं। उसने बक्सा बाहर खींचा, ढक्कन खोला और भीतर झांका। उसमें माँ के कुछ पुराने खत, अस्पताल की पर्चियां और उसकी अपनी कुछ पुरानी कॉपियां थीं। अनाया ने सब एक एक कर निकाला, बिना जल्दबाजी के। एक कॉपी में उसकी लिखावट बदलती हुई दिखी। शुरू में गोल मटोल अक्षर, फिर धीरे धीरे सधे हुए, फिर अचानक बहुत सीधे और छोटे। उसे एहसास हुआ कि उसकी लिखावट भी उसकी तरह ही बदलती रही है, जैसे भावनाओं ने उसे आकार दिया हो। उसने एक पन्ना पढ़ा जिसमें उसने कभी लिखा था कि वो बड़ी होकर बहुत मजबूत बनेगी। ये पढ़कर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि मजबूती की परिभाषा अब उसके लिए बदल चुकी है। दोपहर में वो लाइब्रेरी गई। ये जगह उसे हमेशा सुरक्षित लगती थी। यहाँ कोई उससे कुछ मांगता नहीं था। वो एक शांत कोने में बैठ गई और एक किताब खोल ली, लेकिन पढ़ने के बजाय उसने आसपास की शांति को पढ़ा। पन्ने पलटने की आवाज, दूर कहीं खांसी और खिड़की से आती रोशनी। उसे लगा कि शब्दों की जगहें भी होती हैं, जहां वो बोले नहीं जाते, बस मौजूद रहते हैं। लाइब्रेरी से लौटते समय उसे लगा कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन किसी से नहीं, खुद से। घर आकर उसने डायरी खोली और पहली बार एक अलग तरह से लिखना शुरू किया। उसने अपनी कहानी को वो लड़की जो रो नहीं सकती से आगे बढ़ाकर लिखा, वो लड़की जो सुनती है। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पहचान को एक ही वाक्य में बांध दिया था, जबकि वो कई वाक्यों, कई अध्यायों से बनी है। शाम को काव्या आई। दोनों चाय के साथ बैठी। बातचीत सामान्य थी, काम, मौसम, छोटी शिकायतें। फिर काव्या ने अचानक पूछा, तुम अब अपने बारे में क्या सोचती हो? ये सवाल अनाया को चौंकाने वाला नहीं लगा। उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं अपने लिए जगह बना रही हूं। ये कहते समय उसकी आवाज में कोई घोषणा नहीं थी, बस एक सादगी थी। काव्या ने सिर हिलाया, जैसे वो समझ गई हो। रात में अनाया ने माँ के पुराने खतों को फिर से पढ़ा। इस बार उसने उन्हें दर्द के सबूत की तरह नहीं, बल्कि संवाद की तरह पढ़ा। उसे लगा कि माँ ने जो नहीं कहा वो भी लिखा हुआ था, उनके वाक्यों के बीच की जगहों में। अनाया ने एक खत के नीचे एक छोटा सा नोट जोड़ा, अपने लिए। उसने लिखा कि वो अब हर अधूरेपन से डरती नहीं है। कुछ अधूरेपन उसे चलना सिखाते हैं। सोने से पहले वो खिड़की के पास खड़ी हुई। बाहर शहर शांत था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी अब किसी शांत सड़क जैसी है, जहां कभी कभी गाड़ियां गुजरती हैं, आवाज होती है, लेकिन फिर शांति लौट आती है। उसने खुद से कहा कि अगर कभी आंसू आएंगे तो वो उन्हें रोक नहीं पाएगी, और अगर नहीं आएंगे तो भी वो खुद को अधूरा नहीं मानेगी। अब अनाया को यह महसूस होने लगा था कि जिंदगी उससे कुछ नया नहीं मांग रही, बल्कि जो वो पहले से है उसे ही स्वीकार करने को कह रही है। यह एहसास किसी घोषणा की तरह नहीं आया, बल्कि रोजमर्रा के छोटे पलों में घुलता गया। जैसे वो खुद को आईने में देखती और तुरंत नजरें में ही फेरती। वो अब उस चेहरे से भागती नहीं थी जो थकान और संवेदनशीलता दोनों को साथ लिए खड़ा रहता था। एक दिन उसे कॉलेज की एक पुरानी दोस्त सायरा का संदेश मिला। सालों से कोई संपर्क नहीं था, बस सोशल मीडिया पर कभी कभी एक दूसरे की मौजूदगी का संकेत। सायरा शहर आई हुई थी और मिलना चाहती थी। अनाया ने कुछ सेकंड सोचा। पहले वो ऐसे संदेशों से कतराती थी, क्योंकि पुराने रिश्ते पुराने सवाल साथ लाते थे, लेकिन इस बार उसने हामी भर दी। उसे लगा कि शायद अब वो अपने अतीत को बिना डरे देख सकती है। वे एक शांत कैफे में मिली। शुरुआत में बातचीत थोड़ी अटपटी थी, काम, शहर, लोग। फिर सायरा ने अचानक कहा, तुम पहले बहुत चुप रहती थीं। ये बात न तंज थी न शिकायत, बस एक अवलोकन। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब भी रहती हूं। सायरा हंसी और बोली, पर अब अलग तरह से। ये सुनकर अनाया को एहसास हुआ कि बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होकर बाहर झलकता है, भले ही वो सूक्ष्म क्यों ना हो। कॉफी के दौरान सायरा ने अपनी जिंदगी के संघर्ष बताए, रिश्ते, असफलताएं, खुद से नाराजगी। अनाया सुनती रही। उसने बीच में टोका नहीं, समाधान नहीं दिए, बस सुना। जब सायरा की आवाज भर आई, वो चुप हो गई।
उस चुप्पी में अनाया ने महसूस किया कि वो किसी के सामने पूरी तरह मौजूद है। उसे लगा कि शायद यही वो जगह है जहां उसकी भावनाएं सबसे साफ होती हैं, दूसरों के दर्द को थामने में। मुलाकात के बाद घर लौटते समय अनाया ने खुद से पूछा कि क्या वो कभी अपने दर्द को किसी के सामने रख पाएगी। जवाब साफ नहीं था, लेकिन अब ये सवाल उसे डराता नहीं था। वो जानती थी कि हर इंसान की अपनी गति होती है और उसकी गति धीमी है, लेकिन ठहरी हुई नहीं। उस रात उसने डायरी खोली और लिखा कि आज उसने खुद को किसी और की आंखों से देखा और वो दृश्य डरावना नहीं था। उसने लिखा कि वो अब वो लड़की जो रो नहीं सकती से आगे बढ़कर वो लड़की जो देख सकती है बन रही है, खुद को, दूसरों को और उनके बीच की जगहों को। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी घटना हुई। एक सहकर्मी गलती पर रो पड़ा। कमरे में असहजता फैल गई। अनाया उसके पास गई, एक गिलास पानी दिया और बस पास खड़ी रही। बाद में उस सहकर्मी ने कहा, तुम्हारे पास खड़े होने से मुझे कम अकेलापन लगा। ये वाक्य अनाया के दिल में ठहर गया। उसे लगा कि शायद उसकी संवेदनशीलता का यही रूप है, शोर नहीं, साथ। रात को उसने माँ की तस्वीर के सामने बैठकर सोचा कि अगर माँ उसे आज देखती तो क्या कहती। उसे लगा कि माँ शायद ये नहीं पूछती कि वो रोती क्यों नहीं, शायद वो बस ये देखती कि अनाया अब खुद से भाग नहीं रही। ये सोच अनाया को सुकून दे गई। सोने से पहले उसने आईने में खुद को देखा। इस बार आईना उसे सवाल नहीं दे रहा था, बस मौजूद था। उसने खुद से कहा कि उसे हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, उसका होना ही काफी है। अब अनाया को अपने दिनों में कोई जल्दी नहीं लगती थी, जैसे समय ने उसके लिए अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी हो। वो जानती थी कि ये शांति स्थायी नहीं है, कोई भी भावना स्थायी नहीं होती, बट ये शांति सच्ची थी। उसी सच्चाई के साथ एक सुबह वो जागी जब खिड़की से आती रोशनी कुछ ज्यादा नर्म लगी। हवा में हल्की ठंडक थी और बाहर शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। वो बिस्तर पर बैठी रही, बिना उठे, बिना सोचे कि उसे क्या करना है। ये ठहराव उसे अच्छा लगा। उस दिन वो छुट्टी पर थी, कोई मीटिंग नहीं, कोई समय सीमा नहीं। उसने कॉफी बनाई और किताब लेकर खिड़की के पास बैठ गई। पढ़ते पढ़ते उसके मन में माँ का ख्याल आया, अचानक, बिना किसी वजह के। कोई दुखद मृत्यु नहीं, कोई अस्पताल की छवि नहीं, बस माँ की हंसी, जब वो किसी छोटी सी बात पर मुस्कुरा देती थी। ये याद हल्की थी, जैसे धूप का एक टुकड़ा। अनाया ने इसे रोका नहीं। उसने पहली बार किसी याद को आने दिया, बिना ये जांचे कि वो उसे कहाँ ले जाएगी। दोपहर तक वो घर में ही रही। उसने पुराने पौधों को पानी दिया, अलमारी ठीक की और बीच बीच में रुककर सांस ली। उसे लगा कि उसका शरीर कुछ कह रहा है, किसी बेचैनी की तरह नहीं, बल्कि किसी तैयारी की तरह। यह एहसास अजीब था, लेकिन डरावना नहीं। उसने खुद से कहा कि जो भी होगा वो उसे आने देगी। शाम के करीब अचानक आसमान बदल गया। बादल घिराए और कुछ ही देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। अनाया बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बारिश अब उसे परेशान नहीं करती थी, वो बस बूंदों को गिरते देखती रही। तभी एक पल आया, बहुत छोटा, लगभग नजर से छूट जाने वाला, जब उसकी आंखें जलने लगी। ये जलन पहले भी हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका गला भराया, सांस थोड़ी रुक गई। उसने भागने की कोशिश नहीं की, न पानी पीने गई, न ध्यान बटाने की। वो वहीं खड़ी रही और फिर बहुत धीरे एक बूंद उसकी आंख के कोने से फिसल गई। सिर्फ एक, न कोई सिसक, न कोई आवाज, बस एक आंसू जो जैसे रास्ता ढूंढकर बाहर आ गया हो। अनाया ने उसे पोंछा नहीं, उसने उसे गिरने दिया। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। उस बूंद के साथ कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई टूटन नहीं आई, बस एक एहसास आया, जैसे किसी ने भीतर की खिड़की थोड़ी सी खोल दी हो। उसके बाद कोई दूसरा आंसू नहीं आया, और ये ठीक था। वो बालकनी से भीतर आई और कुर्सी पर बैठ गई। हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी, न खुशी से, न दुख से, बस स्वीकार से। उसे एहसास हुआ कि उसने इतने साल जिस पल का इंतजार किया था, वो कोई बड़ा दृश्य नहीं था, वो बस एक शांत क्षण था जो आया और चला गया। रात को उसने डायरी खोली। उसने लिखा नहीं कि वो रोई, उसने लिखा, आज मैंने खुद को नहीं रोका। ये वाक्य उसके लिए बहुत बड़ा था। उसने डायरी बंद की और मां की तस्वीर की तरफ देखा। कुछ नहीं कहा, कहने की जरूरत भी नहीं लगी। उस रात उसे नींद जल्दी आ गई। कोई भारी सपना नहीं आया, कोई बेचैनी नहीं, बस गहरी शांत नींद, जैसे शरीर और मन ने आपस में कोई पुराना हिसाब बराबर कर लिया हो। सुबह जब अनाया की आंख खुली तो उसे कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं, कोई अचानक हल्कापन नहीं, लेकिन कुछ था, बहुत शांत, बहुत स्थिर, जो पहले नहीं था।
वो बिस्तर पर बैठी नहीं और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। कल की वो एक बूंद अब याद की तरह थी, किसी घटना की तरह नहीं। उसने तय किया कि वो उसे कसकर नहीं पकड़ेगी। कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती हैं। वो आईने के सामने खड़ी हुई। चेहरा वही था, आंखें वहीं, लेकिन अब उनमें सवाल नहीं थे। उसने खुद को देखा और पहली बार ये महसूस किया कि उसे खुद से कुछ मांगना नहीं है। न आंसू, न ताकत, न जवाब, बस होना काफी है। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे किसी पुराने दोस्त को देख लिया हो। दिन सामान्य था, ऑफिस, काम, बातें, चुप्पियां, लेकिन अनाया का उसमें होना अलग था। वो अब हर पल को साबित करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो जानती थी कि उसकी भावनाएं मान्य हैं, चाहे वे जिस रूप में आए। मीटिंग में किसी ने तनाव में ऊंची आवाज में बात की। अनाया ने उसे निजी नहीं लिया। वो समझ पा रही थी कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है और हर कोई उसे अलग तरह से जीता है, जैसे वो खुद जीती आई है। लंच ब्रेक में वो बाहर बैठी। धूप हल्की थी। उसने आंखें बंद की और चेहरे पर गर्माहट महसूस की। उसे लगा कि जिंदगी उससे अब सवाल नहीं कर रही, बल्कि साथ चल रही है। यह एहसास उसे गहरा सुकून दे रहा था। शाम को वो तस्वीर के सामने बैठी। इस बार कोई रस्म नहीं थी, कोई खत नहीं, कोई अधूरापन नहीं। उसने बस तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, मैं ठीक हूं। यह कहना उसके लिए सबसे बड़ा सच था। मां की याद अब दर्द नहीं, जड़ बन गई थी, जिससे वो खड़ी थी। रात को उसने डायरी खोली, आखिरी बार इस कहानी के लिए। उसने लिखा कि वो लड़की जो रो नहीं सकती थी, अब खुद को रोकती नहीं है। कभी रो लेती है, कभी नहीं, कभी बोलती है, कभी चुप रहती है, और हर रूप में पूरी है। उसने लिखा कि पूरा होना किसी एक भावना से नहीं आता। पूरा होना तब आता है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। डायरी बंद करते हुए उसे महसूस हुआ कि ये अंत नहीं है, ये बस एक ठहराव है, एक ऐसा मोड़ जहां से रास्ता साफ दिखता है। आगे क्या होगा ये उसे नहीं पता, लेकिन अब उसे ये भी नहीं लगता कि उसे सब जानना जरूरी है। खिड़की के बाहर सड़क दूर तक जा रही थी। अनाया ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि वो चलती रहेगी, धीरे, अपने तरीके से, बिना खुद को साबित किए, बिना खुद को नापे। वो लड़की जो रो नहीं सकती थी, अब ये जान चुकी थी कि रोना कभी समस्या था ही नहीं। समस्या ये थी कि उसने खुद को सुनना छोड़ दिया था। अब वो सुन रही थी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।